सो वेलकम बैक योर क्लास एंड नाउ दिस इज और विजय है और दोबारा से आप सभी का स्वागत है पाठशाला के चैनल में एंड दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों चैप्टर जो है किंग्स और क्रॉनिकल्स है और यहाँ पे चैप्टर 9 के बारे में हम स्टडी करेंगे। इफ़ यू हैव वॉच द फर्स्ट पार्ट तो आई होप आप वीडियो का सेकंड पार्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो वैसे भी आपको पता है कि पूरा मुगल डायनेस्टी के ऊपर काम चल रहा है इस चैप्टर के अंदर। तो मुगलों के बारे में जितने राजा आए हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट इनिशिएट दिया है और अकॉर्डिंग टू हम चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चल रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको यूपीएससी का भी टच करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड इफ़ यू वांट टू गेट द पीडीएफ नोट तो आप जाके टेलीग्राम पे हमें सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको पीडीएफ नोट अवेलेबल हो जाएंगे और इंस्टाग्राम पे हम आपके लिए छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं, तो वहाँ पे भी ज़रूर ज्वाइन होइएगा। अब देखिए, इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द बाबर। हमने बाबर के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लिया था। अगर आपको याद हो, आपने लास्ट सेशन बाबर का समझा था। बाबर के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था, काफ़ी कुछ स्टडी करा था और हमने समझा था कि हाँ यार, बाबर समथिंग पर्सन जिसने बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ जितना भी ड्यूरेशन बाबर का रहा ना, उस बंदे ने कंटिन्यू वॉर ही लड़ा। और आपने 4 बैटल देखी थी और आप सभी ने काफ़ी प्यार दिया वीडियो को। मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसका रिप्लाई ज़रूर करिएगा क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए कामयाब रहती हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कामयाब रहती हैं और आने वाले फ्यूचर में जो एग्जाम आपके होंगे उसके लिए भी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि बाबर के बाद डायरेक्टली सत्ता यानी कि जो गद्दी होती है वो ट्रांसफर होती है हुमायूं की तरफ। ठीक है, इसे हम हुमायूं बोलते हैं, नसरुद्दीन हुमायूं इनको बोला जाता है पूरा नाम इनका। और इनका ड्यूरेशन थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ था क्योंकि अगर आप देखें तो इनके फादर की डेथ हो गई थी 1530 समथिंग में। उसके बाद ये 1530 से 1540 यानी कि 10 साल यहाँ पे राज करते हैं और उसके बाद फिर ये 10 साल के बाद लगभग आप 40 से 55 देख सकते हैं, 15 साल गायब। 15 साल गायब और 15 साल फिर भारत के अंदर कोई दूसरा बंदा राज कर रहा था और वो भी हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें वो भी समझना होगा। हम वो भी समझेंगे कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट क्या है कि 15 साल के गैप में दिल्ली सल्तनत के ऊपर या आगरा के अंदर कौन राज कर रहा था या किस बंदे ने क्या क्या काम किया था। ठीक है, वो भी मैं समझाऊंगा। और उसके बाद फिर बंदा दोबारा आता है और सिर्फ 1 साल ही राज करता है और ड्यू टू सम रीज़न वो डेथ हो जाती है। 6 महीने तक बेचारा शासन में रहता है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। देन फाइनली लोगों को समझ में नहीं आता यार ये क्या हो गया, तो इवन इसको भी नहीं पता ये क्या हो गया। तो हम डीपली थोड़ा सा समझेंगे, हम देखेंगे। देखिए जो टेक्स्ट बुक के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं हम वो तो समझेंगे, लेकिन हुमायूं अगर आप लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं तो हुमायूं टोम ज़रूर जाके देखिएगा। बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टोम्स में से एक आता है, हमारी दिल्ली के अंदर ही है वो। और हुमायूं टोम स्पेशली हुमायूं की कब्र है वो जाके वॉच आउट करिएगा। बहुत ही बेजोड़ नमूना आर्किटेक्ट का दिखाया गया है। 2 स्टूडेंट जिन्होंने फाइन आर्ट लिया होगा, फाइन आर्ट के लिए सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है उनकी स्टडी करना कि उसमें किस तरीके के डोम बनाए गए हैं, किस तरीके से आकृति बनाई गई है, आर्क्यूट शेप लिया तो क्या लिया वगैरह वगैरह, आप स्टडी ज़रूर करिएगा। ओके, तो हुमायूं के बारे में आप सबसे दिक्कत वाली बात क्या है? देखिए फादर की डेथ होगी भाई, फादर तो सिर्फ आए, लड़े, झगड़ा करा और काफ़ी टेरिटरी बढ़ाई और फिर थोड़ा लैंड रेवेन्यू सिस्टम से पैसे वैसे का सिस्टम थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके बच्चे को दिया। देन फाइनली अब यहाँ पे हुमायूं की दिक्कत होगी क्योंकि आपको पता है ना, वो मैंने आपको पैटर्नली सिस्टम बताया था। पैटर्नली सिस्टम में क्या होता है कि अगर बच्चा माइनर होता है ना, या मदर क्या कहते हैं सत्ता की हकदार रहती हैं, लेकिन तो सातवाहन डायनेस्टी के अंदर होता था। और या तो आपने क्या कहते हैं, आपने उसमें पढ़ा था ना, क्या कहते हैं जिसमें चंद्रगुप्त सेकंड की जो बेटी थी परमावती गुप्ता, उसके बारे में आपने समझा था। लेकिन यहाँ पे तो मुगल डायनेस्टी है और मुगल डायनेस्टी के अंदर हुमायूं को समझ में नहीं आ रहा था कि यार अगर मेरे फादर की डेथ हो गई तो मेरे फादर की डेथ के बाद अब मुझे शक्ति मिलेगी या मुझे पावर मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर थिंकिंग दैट कि उनके जो हुमायूं के अंकल हैं, हुमायूं के चाचा मेहदी ख्वाजा करके उनका नाम है, मेहदी ख्वाजा। क्या मेहदी ख्वाजा जी पोस्ट पे आएंगे क्या? क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं लगता था कि हुमायूं जो शासक है वो एक कमजोर शासक है और अभी उसे सत्ता देना ठीक नहीं रहेगा। सो सोचिए यहाँ पे भी, क्योंकि सत्ता है भाई, सत्ता है तो सब कुछ है ना, वो वाली बात आपने डायलॉग सुना होगा ना, जेब में पैसा है तो लोग पूछेंगे कैसा है। तो सेम ऐसा ही सत्ता का नशा बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपके पास सत्ता है तो सब कुछ आपको जायज़ है, सब कुछ आपको मान्यता है, और सत्ता नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे हुमायूं के टाइम पीरियड में था। हुमायूं को यही समझ में नहीं आ रहा था कि सत्ता किसको मिलनी चाहिए, क्योंकि हुमायूं छोटे थे अभी और फादर की एकदम से डेथ हो गई है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, हुमायूं को सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मेहदी ख्वाजा जो थे वो उनके चाचा जी वो सत्ता पे आना चाहते थे और इससे ये साबित हो रहा था कि हुमायूं जो है कमजोर शासक थे। लेकिन ड्यू टू सम रीजन आप देख सकते हैं 5 जनवरी 1951 के टाइम पीरियड पे ये बंदे आते सत्ता पे, मतलब हुमायूं फाइनली सत्ता पे आ जाते हैं। अब वो कैसे आते हैं उसके लिए आपको हुमायूं नामा स्पेशल बुक पढ़नी पड़ेगी जो इनकी लाइफ पे बेस्ड है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज
चीज़ ये है, हुमायूं नामा जो है, हुमायूं नामा पेपर के अंदर हुमायूं नामा ये पूछा जाता है कि पेपर के अंदर हुमायूं नामा लिखी किसने, एक तो ये आपसे पूछा जाता है, और उसके बाद इस लैंग्वेज में इसे किस लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके, हुमायूं नामा जो क्या कहते हैं उन पे बेस्ड है, किन पे बेस्ड है, हुमायूं की लाइफ पे बेस्ड है, हुमायूं के जो भी हुमायूं ने सिस्टम चलाया था उस पे बेस्ड है। उसके बाद बाबर के ऊपर लिखी गई किताब, बाबर के ऊपर लिखी गई किताब जिसे आप बाबर नामा बोलते हैं, ठीक है ना, बाबर नामा, तो आप उसे भी फाइंड आउट करिएगा कि बाबर नामा और हुमायूं नामा किस लैंग्वेज में लिखी गई थी और किसके द्वारा लिखी गई थी, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नीड टू फाइंड आउट दिस। अच्छा, अब यहाँ पे सत्ता पे ये बंदा आ जाता है, क्योंकि मैंने अभी टाइमलाइन आपको बताई थी कि 1530 से 40 के बीच में इसका टाइम पीरियड आता है। सत्ता में असल में ही 1951 में जनवरी में आता है, सॉरी 1531 के अंदर जनवरी में आता है, और डेट एग्जैक्टली है तो ये तो हमें रिटर्न सबूत मिले तो एग्जैक्टली मैं बता सकता हूँ। बट दोस्त क्वेश्चन जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों, वो आंसर जरूर करिएगा, बिकॉज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है यार, तो यू नीड टू आंसर देम। ओके, तो एमसीक्यू यहीं से कवर होते हैं, कोई जापान का सिलेबस आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रिपेयर कैसे करें, सेम ऐसे ही है पेपर, जो भी एनसीईआरटी बुक है उसको डीपली पढ़ते चले जाइए, अंडरलाइन करते चले जाइए, मेन इंपॉर्टेंट नाम याद करते चले जाइए, उसके बाद टाइमलाइन याद करते चले जाइए, डेट वेट याद करते चले जाइए, सब हो जाता है ना। अच्छा, अब ये बंदा सत्ता पे आ जाता है, कौन बंदा सत्ता पे आता है, हुमायूं आ जाता है। देन फाइनली हुमायूं की तो ठाठ 10 साल तक आपको पता है, रोज खाना पीना मौज करना, रोज पार्टियां चल रही है, शाम को बियरें चल रही हैं, और ये बहुत शौकीन भी थे लड़कियों के भी, और उसके बाद क्या कहते हैं ये बहुत शौकीन थे दूसरी और चीज़ों के लिए भी। तो कहने का मतलब ये 10 साल तक सत्ता में रहे, और 10 साल की सत्ता के अंदर इन्होंने वो सारे काम करे जो ये कर सकते थे। मतलब आर्किटेक्ट पे भी इन्होंने फोकस करा, उसके बाद इन्होंने पूरी तरीके से थोड़ा सा एक्सपेंशन पे फोकस करा, एग्रीकल्चर के चीज़ों को बढ़ाने पे फोकस करा, बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करा। ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये ऐश मौज मार रहे थे, लेकिन ऐश मौजी व्यक्ति तो थे ही, लेकिन इनकी लाइफ के अंदर एक राहु केतु बन के एक व्यक्ति आया, जैसे हम शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। बिकॉज आई टोल्ड यू दैट ये बंदा सिर्फ 10 साल तक ही रहा, सिर्फ 10 साल तक, 1931 के अंदर 1531 के अंदर आया, 1940 तक रहा, और यहाँ पे शेरशाह सूरी, सूरी डायनेस्टी के फाउंडर, सूरी डायनेस्टी के फाउंडर इनसे लड़ाई कर लेते। तो शूर एम्पायर याद रखिएगा आपको, शूर एम्पायर की लड़ाई होती है मुगल एम्पायर से, और मुगल एम्पायर का बंदा उस टाइम पे हुमायूं था, और हुमायूं ने बैटल लड़ा, बैटल ऑफ चौरसा। मैं नाम भी आपको बता रहा हूँ बिकॉज ये नाम आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो आपको याद रखना होगा, बिकॉज देखिए एनसीईआरटी बुक में सारी चीज़ें नहीं होती ना, तो आपको ये पाठशाला चैनल पे पूरी तरीके से आपका जो भी दोस्त कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, आपको पूरी मदद करता है कि आपको स्टडी थोड़ी सी और मज़ेदार लगे, बोरिंग ना लगे। जिस दिन बोरिंग लगने लग जाएगी उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। सेम यहाँ पे क्या कहते हैं, बैटल ऑफ चौरसा लड़ी गई मुगल एम्पायर और सूरी डायनेस्टी के बीच में, और ये कब लड़ा गया आप देख सकते हो, 26 जून 1539 में, यानी कि लगभग वही वाला टाइम पीरियड जब तक ये बंदा 1540 तक रहता है। तो यहाँ पे शेरशाह सूरी जो थे उनके अपोनेंट में हुमायूं की लड़ाई हुई, और ये अफगान लोग थे पूरी तरीके से। यहाँ पे इन लोगों ने पूरी तरीके से लड़ाई लड़ी, इतनी गंदी तरीके से, क्योंकि देखो अब बहुत से लोगों को लगता था कि बाबर कैसे हार सकता है, बाबर का बेटा कैसे हार सकता है, क्योंकि बाबर तो खुद ही पहला व्यक्ति था जिसने उस टाइम पीरियड पे मतलब तोपे लेके आया था वो बंदा उस टाइम पीरियड पे, तो इसने पहले ही गन पाउडर से पहला वॉर लड़ा था। तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट शेरशाह सूरी ने उसे हरा दिया, मतलब ऐसा कैसे हो गया बॉस, मतलब ये कैसे हो गया, मतलब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन देखिए आपको पता है ना कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि नशे दौलत और हुकूमत सब किराएदार है, आज आपके पास है कल किसी और के पास होगी। तो भाई यहाँ पे आपको समझना होगा, हुमायूं अपने पावर में इतने रंग चुके थे कि उनको लगता था कि देयर इज़ नो वन सुप्रीम देन हिम, लेकिन यहाँ पे शेरशाह सूरी ने उनको उनके औकात याद दिलाई, और यहाँ पे बैटल ऑफ चौरसा हुआ। बैटल ऑफ चौरसा बिहार बक्सर प्रेजेंट टाइम पे देखेंगे, ये बिहार बक्सर के आसपास का इलाका है चौरसा, तो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जो बिहार से हैं उन्हें पता होगा इसके बारे में। और यहाँ पे स्ट्रेंथ तो बताई नहीं गई थी कि कितने सिपाही उनकी तरफ से थे, कितने सिपाही इनकी तरफ से थे, लेकिन बैटल में सिंपल सा क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, आर्मी आती है, जो आर्मी जितनी ज़्यादा युद्ध लड़ता है जीत जाता है, उसके बाद क्या कहते हैं बंदा सरेंडर करता है। लेकिन यहाँ पे कहानी में इंटरेस्ट था, कहानी में बैटल ऑफ चौरसा के अंदर सिंपल सी बात ये हुई थी कि शेरशाह सूरी ने अपने ही सिपाहियों का इस्तेमाल करते हुए उनकी तोपों को ख़राब कर दिया, उसके बाद ख़राब करने के बाद उनके गन पाउडर्स को ख़राब कर दिया। देन फाइनली यहाँ पे जो शेरशाह सूरी है इसकी डायनेस्टी चलती है, यानी कि 10 साल तक ये बंदा राज करता है, और 1955 से पहले तक शेरशाह सूरी राज करता है। अब देखिए शेरशाह सूरी एक ऐसा बंदा था जिसने
इंडिया के अंदर दिल्ली ड्यूरिंग मुगल डायनेस्टी उस बंदे ने सोचिए इतना बड़ा एम्पायर 15 साल तक चलाया। सो भाई ही इज समथिंग। हम उनकी मतलब बुराई भी नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा कि यार उन्होंने मुगल डायनेस्टी को हरा दिया। यार बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुगल डायनेस्टी को हरा दिया, अपने आप में ही एक बहुत विशाल और बड़ी बात है। तो इस तरीके से जब उन्होंने मुगल डायनेस्टी को हराया तो 15 साल तक इन्होंने राज करा और इनकी लाइफ में, इनके टाइम पीरियड में इन्होंने वो सारे काम करके दिखाए जो सही मायने में आज की डेट में भी प्रेजेंट टाइम पे हमें दिखाई देते हैं। लेट मी स्टार्ट अबाउट दिस। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे शेरशाह सूरी ने पावर ले ली, ठीक है, 1959 में। अब शेरशाह सूरी के बाद देखिए भाई, गौतम बुद्ध कहते हैं ना, जो आया इस धरती पे वो जाएगा। सिंपल सी बात है, मैं भी हूँ, मैं भी इस धरती से जाऊँगा, आप भी इस धरती से जाएंगे। बस मेन ये है कि आपको अपना लक्ष्य पूरा करना है। अभी आप जिस फील्ड में हैं उसे पूरा करने की कोशिश करिएगा। बाकी समय सीमा निर्धारित होती है हर इंसान की, 100 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, समय के हिसाब से। सब कुछ समय के चक्कर पे छोड़ दीजिए, जो होगा सो होगा, बट अब अपना कर्म करिए। तो यहाँ पे शेरशाह सूरी ने अपना कर्म करा। शेरशाह सूरी जब तक रहे यहाँ पर, तब तक रहे, उन्होंने बैटल ऑफ चौरसा जीती और बैटल ऑफ चौरसा जीतने के बाद सूर डायनेस्टी की उन्होंने स्टैब्लिशमेंट करी। और उसके बाद हुमायूं जो थे अपने रिफ्यूजीज के साथ सफादी रूलर के पास चले गए, पर्शिया के आसपास रह रहे थे। और वहाँ पे फिर उन लोगों ने क्या करा, वहाँ पे उन लोगों ने उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया और वहाँ पे उन्होंने 2 डायनेस्टियाँ जो थी बाद में आसपास रह रही थी, वो मैं बताता हूँ अभी आपको। लेकिन आप ये देखिएगा, सूर डायनेस्टी जो थी वो मतलब शेरशाह सूरी, वो इतने टाइम पीरियड तक इन्होंने राज करा। मतलब उनका रीजन स्टार्ट हुआ 1932 से, क्योंकि बैटल ऑफ चौरसा तो आपको ऑलरेडी गई थी, बैटल ऑफ चौरसा 1939 में, लेकिन वो 45 तक रहे। 45 के बाद देखिए उनके और भी लोग होंगे जो क्या कहते हैं डायनेस्टी को चला रहे थे, क्योंकि 15 साल तक ये डायनेस्टी चली थी। देन फाइनली जब हुमायूं सफादियों के पास चले गए थे, सफादी वंशों के पास चले गए थे, तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ने उनकी लड़की से शादी कर ली। क्योंकि अर्ली टाइम पीरियड के अंदर तो ऐसे ही होता था, भैया शादी कर लीजिए, रिलेशन बन जाएगा, दामाद वाला रिलेशन बन जाएगा, साली वाला, जीजा साली वाला रिलेशन बन जाएगा। अर्ली टाइम पीरियड के अंदर डायनेस्टी को बढ़ाने का, रिलेशन को ठीक करने का सही तरीका यही होता था। तो इस टाइम पीरियड पे हुमायूं ने नेगोशिएशन करने के बाद यहाँ पे शादी करी। जब सफादियों के साथ इन लोगों ने शादी करी, देन उनके बाद क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हुआ। और जब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हुआ और यहाँ पे शेरशाह सूरी इतने समय तक राज कर रहा है, इवन उसकी डायनेस्टी के लोग इतने समय से राज कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स दे डू समथिंग। तो क्योंकि शेरशाह सूरी ने सूर डायनेस्टी बनाई थी, दैट इज वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट उन्होंने क्या क्या चीज़ें करा था, उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी थी, वो हमें जानना जरूरी है। तो मैंने क्या करा, देखिए ये मुगल डायनेस्टी है, ठीक है, यहाँ पे थे वो, और यहाँ पे 1539 के अंदर ये वॉर लड़ा गया 26 जून के दिन। उसके बाद ये सफादी वंश आपको दिखाई दे रहा है, सारा का सारा सफावी वंश है, पर्शिया के अंदर आता है ये। एंशिएंट पर्शिया का हिस्सा तो और भी बड़ा था। फिर ये ऑटोमन एम्पायर है, जिसे आप टर्की बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग टर्की सोच रहे होंगे, बट दिस इज नॉट टर्की, दिस इज टर्की। अब यहाँ पे टर्की जो था, टर्की के अंदर क्या कहते हैं ऑटोमन एम्पायर है, लेकिन सफावी एम्पायर यहाँ पे था और यहाँ पे सफावी लोग जो थे वो राज कर रहे थे। अब यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी थी, क्या थी, इतना डीपली नहीं बताया गया बुक के अंदर, बट इतना बताया गया कि जब 1939 के अंदर ये चौरसा बैटल लड़ी जा रही थी, तो यहाँ पे हुमायूं माइग्रेट करके चला गया था, लगभग 15 साल तक यहीं पर रहा, शादी वादी करी, बच्चे करे, ये सारी चीज़ें बताई हुई है। तो अगर आपको डीपली देखना है तो डीपली आप ये देख सकते हैं। ये खुरासन वाला इलाका है और ये सारा का सारा इलाका वो इलाका है जो पूरी तरीके से मुगल डायनेस्टी के आसपास में टिका हुआ है। अगर आपने क्लास 11th की अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उधर मैंने बता रखा है आपके 4th चैप्टर में, जिसमें इस्लामिक कल्चर के बारे में बताया गया है। ओके, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। अब शेरशाह सूरी बंदा, इस बंदे ने एक काम नहीं करा, इस बंदे ने इतने काम करे ना। जैसे सबसे पहले तो उसने सूर डायनेस्टी बनाई, ठीक है। उसके बाद रुपया का जो सिस्टम था ना, इसी के टाइम पीरियड में आया रुपया का सिस्टम। उसके बाद पाटलिपुत्र को पटना बनाने वाला बंदा यही था। उसके बाद इसने क्या करा, इन द फेमस फॉर किलिंग टाइगर विद द बेयर हैंडेड से मारने वाला बंदा टाइगर्स को, सबसे पहला बंदा यही था। और सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज कम फ्रॉम योर यूपीएससी एग्जाम के अंदर आपको तो ये आएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ये आपका आएगा। यहाँ पे ग्रेट ट्रंक रोड, ये ग्रेट ट्रंक रोड किसने बनाई थी ये ज़रूर आएगा। ये कहाँ से लेके कहाँ तक है कमेंट करिएगा, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है कमेंट करिएगा। सबसे पहले किसने बताया वो आपको नाम याद रखना है। सबसे पहले जिसने बनाया शेरशाह सूरी ने बनाया, लेकिन उसके बाद इसको और कंटिन्यू रखा गया। सोचिए, एक घंटे से दूसरी घंटे तक ये पूरा का पूरा आज की डेट में ये ग्रेट ट्रंक रोड है जो उस टाइम पीरियड में बनाया गया था। तो इससे ये समझ में आता है कि ये बंदा जो शेरशाह सूरी था ना, इसने बिजनेस को, ट्रेड को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करा। तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन वही है फिर फाइनली ये गन पाउडर के एक्सप्लोजन की वजह से मारा गया था, क्योंकि ये वॉर लड़ रहा था, ठीक है, फाइटिंग एज ए चंदेलाज के अगेंस्ट में लड़ते लड़ते ही मारा गया। अब सोचिए, ऐसे शेर नाम का व्यक्ति है तो किंग ऑफ द लॉयन कहलाएंगे इसे। वो किंग ऑफ लॉयन, एक तो मिर्ज़ापुर वाले भी थे, और लेकिन ये मिर्ज़ापुर वालों के सामने कुछ भी नहीं थे। तो देखिए, मतलब मिर्ज़ापुर वाले इनके सामने कुछ नहीं थे।
जो आज की डेट में अपने आप को कालीन भैया समझते हैं। तो ये उस टाइम के कालीन भैया थे और सोचिए इन्होंने इतना सब कुछ करके दिखाया जो आज के कालीन भैया सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे ये व्यक्ति जो था जिसने हुमायूं मतलब जिसके फादर इतने बड़े बड़े लड़ाकू सेना थे और सैनिक थे सॉरी, और उन्होंने इतना बड़ा डायनेस्टी मतलब इब्राहिम लोधी को हरा दिया। सोचिए लोधी डायनेस्टी जो इतने समय तक राज करी थी उनको हराया, और उसके बाद हुमायूं आया और हुमायूं को इसने हराया, तो भाई ये तो कुछ होगा ना। तो ये तो वही है कि क्या कहते हैं, इस व्यक्ति ने तो समुद्र में आके, होता है ना कि अगर समुद्र में अगर आप मछली है तो मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते, इस मछली ने मगरमच्छ को उसकी औकात याद दिला दी, और औकात याद दिलाने के बाद भी इसने इतने लंबे समय तक उस समुद्र पर राज भी करा। सो दैट इज वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द हिस्ट्री। और यहाँ पे इस बंदे ने बहुत कुछ करा, और शेरशाह सूरी इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि फाइनली शेरशाह सूरी के जो लास्ट के वंशज बच रहे थे, वो लास्ट के वंशज अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग गए थे। अब जो लास्ट के वंशज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग गए थे, तो फिर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे फाइनली ही रीटेक दिल्ली फ्रॉम फॉर हुमायूं एंड रीस्टोर द मुगल पावर। और यहाँ पे मुगल पावर को रिस्टोर करा गया किसके द्वारा? बैरम खान के द्वारा। एंड बैरम खान इज द आर्मी अंडर द पर्शियन रूलर। याद रखना, पर्शियन की लीडरशिप के अंदर ये बैरम खान बंदा था। इफ़ यू वॉच द मूवी ऑफ जोधा अकबर तो आपने बैरम खान की शक्ल कुछ ऐसी देखी होगी। एंड बैरम खान इज अ ग्रेट फाइटर, याद रखिएगा, ग्रेट वॉरियर है ये। और इस बंदे ने हुमायूं को कहा कि ठीक है जी, आप तो रिलेटिव में आ चुके हैं, सफ़ादियों के आप दामाद बन चुके हैं, पर्शिया की डायनेस्टी तो पूरी सफ़ादियों की थी। तो इस हिसाब से बैरम खान ने कहा हम आपकी जी तोड़ और दिल से मेहनत करेंगे और आपको आपकी सत्ता वापस दिलाएंगे। अब यहाँ पे युद्ध होता है। अब यहाँ पे बैटल ऑफ चौरसा जो शेरशाह सूरी ने लड़ी थी, और यहाँ पे अब बैरम खान आते हैं। बैरम खान 15 साल के बाद आते हैं, तो सोचिए कितनी स्ट्रैटेजी बनाई होगी। इनको पता होगा कि यार शेरशाह सूरी में जो सूरी डायनेस्टी था वो एक अपने पीक पे था, वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन धीरे धीरे जो लास्ट में पावर वाले बंदे आए होंगे वो तो कमजोर पड़ेंगे ना। उनको भी सेम हुमायूं की तरह घमंड आएगा कि मेरे फादर तो लड़ाकू थे, उनके शरीर में शूरवीरों का खून दौड़ता था, तो ऐसा लगता है कि उनके शरीर में भी शूरवीरों का खून दौड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों गलत फहमी है। याद रखिएगा, घमंड तो रावण का भी नहीं चला, और घमंड तो अंग्रेजों का भी नहीं चला। अंग्रेजों का जिनका सूरज नहीं डूबता था, आज उनके हमारे हिंदुस्तान के बैंड बाजे वाले उनके कपड़े पहनते हैं, मतलब उनके जैसे कपड़े पहनते हैं। सोचिए हमने उनकी औकात कहाँ पे लाके खड़ी कर दी। जो लॉर्ड माउंटबेटन जिस तरीके की ड्रेसिंग पहनते थे, अपने आप को भगवान बोलते थे, सेम उनकी ड्रेसेस हमारे यहाँ के बैंड बाजे वाले पहनते हैं। अब सोचिए यहाँ पे हुमायूं ने ये चीज़ समझ गया था, बैरम खान ने उनकी मदद करी। देन फाइनली बैरम खान आते हैं और बैरम खान बोलते हैं चलिए लड़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वॉर शुरू हुआ, और वॉर शुरू होने के बाद द बैटल ऑफ सरहिंद, याद रखिएगा सरहिंद 22 जून 1555 के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं सिकंदर शाह सूरी, यहाँ पे हुमायूं के बैरम खान थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी। इनकी तरफ से 80,000 सैनिक थे, इनकी तरफ से 1 लाख सैनिक थे। सोचिए ये बैटल लड़ा गया सू डायनेस्टी के अगेंस्ट में। अच्छा, अब ये सरहिंद लोकेशन कहाँ पे है? यू नीड टू फाइंड दिस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सरहिंद बैटल लड़ा गया, एंड दिस इज बैटल इज नॉट इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से बैरम खान ने उनको जीत दिलाई, और बैरम खान ने जब उनको जीत दिलाई तो यहाँ पे हुमायूं जो थे अपनी सत्ता पे वापस आ गए। अब जब हुमायूं अपनी सत्ता पे वापस आ गए तो फाइनली यहाँ पे अब 1 साल तक वो राज करते हैं, बट वही गांजा वांजा मारना आपको पता है, मैंने बताया था ये बहुत शौकीन व्यक्ति थे। अब होंगे किसी दिन नशे में और अपने सीढ़ियों से गिर गए होंगे, और सीढ़ियों से कहीं पे कुछ और बोला था, कहीं पे कुछ और बोला था, पर ये एक्सीडेंटली मरे थे ऐसा कहा जाता है। और एक्सीडेंटली जब मरे थे तो उसके बाद क्या कहते हैं, फिर इनकी कहानी खत्म। 6 महीने तक ही सत्ता पे रह पाए, 6 मंथ ही इन्होंने राज करा, और उसके बाद क्या कहते हैं फाइनली इनकी डेथ हो जाती है। एक्सीडेंटली फॉल डाउन हो जाते हैं अपनी बिल्डिंग से, घर से। कोई किताबें कुछ कहती है, कोई किताबें कुछ कहती है कि नशा करके सो रहे थे जब उनकी डेथ हो गई, कोई कहते हैं कि चलते चलते नशा कर रखा था और सीढ़ियों से पैर फिसला और गिर गए। तो बहुत सारे रीज़न बताए जाते हैं। कोई कहता है खेलते खेलते मर गए, लेकिन मर गए थे। देखिए सबको जाना है इस दुनिया से, ऑल वी नो दैट। उसके बाद वन ऑफ द माई फेवरेट कैरेक्टर इन द मुगल डायनेस्टी अकबर आते हैं, और अकबर द ग्रेट अकबर द लेजेंड, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इतने साल तक, लगभग क्या कहते हैं 40 साल तक इन्होंने राज करा। 40 साल में ऐसा कहा जाता है जैसे कि आपने सुना होगा गुप्ता डायनेस्टी का जो गोल्डन एज था वो समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड पे था, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोला जाता था। और उस टाइम पीरियड पे जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो अपने पीक पे थी गुप्ता डायनेस्टी समुद्रगुप्त के टाइम पे। सेम ऐसा ही मुगलों के टाइम पीरियड पे, अगर मुगलों के टाइम पीरियड पे कोई डायनेस्टी अगर अपने पीक पे रही होगी तो वो थे हमारे अकबर जी। जलालुद्दीन अकबर, याद रखिएगा जलालुद्दीन अकबर। और ये व्यक्ति अब क्या करके दिखाएंगे अगली क्लास में आपको बताएंगे। अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में।